इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज फिर से बुरी तरह से गिरा है और ये बहुत सरप्राइजिंग है। वर्ल्ड के ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और साथ ही ज़्यादातर पैरामीटर्स जिसको हम रीसेंट टाइम्स में कंसिडर करते हैं ना कि इसके कारण मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है और उसके साथ साथ यूएस और ईरान वॉर को कवर करेंगे। गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी आया है उसको भी आंसर करूंगा। ऐसा देखा गया है, प्रश्न ऐसा पूछा गया मुझसे तो इसको मैं आंसर करूंगा। ऐसा देखा गया है कि सरकार के लोग, मंत्री, आईएएस, सेबी, अन्य अधिकारी स्टॉक मार्केट में मात्र 1% इन्वेस्ट करते हैं और अपना 99% फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, लैंड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि पब्लिक को बोला जाता है सिप करो, एमएफ में इन्वेस्ट करो, प्रेरणा दिया जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा है? मतलब उनको भरोसा नहीं है स्टॉक मार्केट पे या फिर उन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते? इसको मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं। तो हाल यहाँ पे बहुत बुरा है। सुबह देखते तो हाल अच्छा था लेकिन धीरे धीरे, इनफैक्ट लास्ट में 3 बजे के आसपास मैं बोलूँगा ना, 3 o'clock के आसपास, उसके बाद से बहुत ज़्यादा गिरावट, तेज़ी से गिरावट आया है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह बुरा हालात, जबकि स्मॉल कैप तो पॉजिटिव था ज़्यादातर समय आज। और कॉन्ट्राबेट आईटी 2% से भी ज़्यादा ऊपर था। अब देखिए पॉजिटिव है लेकिन काफ़ी नीचे आ चुका है। और बाकी तो ऑटो, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंक, डिफेंस, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल, कंप्लीट ब्लड बाथ आज हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। और ज़्यादातर पैरामीटर्स देखेंगे तो कहीं भी ज़्यादा निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स आप देखेंगे, एशियन मार्केट जाकर देखें, ज़्यादातर मार्केट्स पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव है। यूएस में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं, क्रूड ऑयल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 92 आ चुका है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो 92 यूएस डॉलर्स पर बैरल आ चुका है। ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। चलिए डॉलर रुपी देख लेते हैं कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95 के आसपास है। ऐसा नहीं कि 97, 98 चला गया है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर बस ये लग रहा है शायद, ठीक है, अभी तक तो कुछ क्लियरली पता ही नहीं चला कि है क्या भाई ये, लेकिन मोस्टली ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज़ ने आज फिर से अच्छा खासा सेल किया है, ठीक है, मोस्टली यही रीज़न लग रहा है। बट एग्जैक्टली जब ये डेटा आएगा ना शाम में, आप लोग भी देखकर बताइएगा कि क्या यही रीज़न है या कोई और दूसरा रीज़न अगर आप लोग को पता है तो बिल्कुल बताइएगा। लेकिन हाँ देखिए, बाहर हालात देखेंगे या फिर ज़्यादातर जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गिरा है तो मेरे अनुसार तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए पॉजिटिव है। ईरान और यूएस का वॉर भी देखें ना तो 60 डे का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है दोनों के बीच, MOU। इसमें बोला गया है कि भाई 60 डे तक हम सीज़ फायर को और एक्सटेंड करेंगे और इस बीच हम डिस्कस करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कि इसका क्या करना है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है वहाँ पे उसका करना क्या है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस MOU को अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ डिस्कशन चल रहा है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ ये भी आ रहा है, एज़ पर ईरान स्टेट टेलीविज़न, वहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि फॉर द टाइमिंग ईरान तैयार हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा। जैसे पहले वहाँ पर ट्रैफिक गुजरता था उसी तरह से गुजरेगा, लेकिन अभी भी ईरान और ओमान दोनों मिलकर इसे मैनेज करेंगे ट्रैफिक को, ठीक है, बिल्कुल पास करेगा, लेकिन वो डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा, अभी भी उनका कंट्रोल बना रहेगा। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, पूरी तरह से इसे ओपन करना पड़ेगा। देखिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हर एक चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव होता है। इंडिया के टर्म्स में देखें तो देखिए पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ना टैरिफ वॉर आया, टैरिफ का प्रॉब्लम, उसके कारण इंडिया में GST जल्दी से इम्प्लीमेंट किया गया और भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत सारे FTAs किए गए जिसका आने वाले कई सालों तक इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी भी ये जो वॉर चल रहा है, सो लेट्स होप, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आता है ना इन चीज़ों का, तो होपफुली कुछ और ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में या महीनों में, जिसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आने वाले समय में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप का जो भी अभी कर रहे थे ना, कुछ भी जब मन किया, जो मन किया कर रहे थे, मोस्टली उसमें भी अब कमी आएगा।
देखिए पहले तो उनका जो टैरिफ वाला प्रॉब्लम था काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुका है वो, ठीक है। अब लगता नहीं है कि कोई ख़ास टैरिफ वो ला पाएंगे, क्योंकि अभी भी इलेक्शन भी आने वाला है। उसके बाद ईरान के साथ भी उनका कुछ भी सेटल नहीं हुआ, यहाँ पे मामला बुरी तरह से फंस गए हैं और ईरान इसका एडवांटेज उठा रहा है। इनफैक्ट उसको पता है कि ट्रंप यहाँ फंस गए, वो भागना चाह रहे हैं और ईरान उसी का फ़ायदा उठा रहा है। इनफैक्ट ईरान का अपर हैंड है यहाँ पे, ठीक है। शुरू में तो सही बात है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग इन लोग ने वार का किया था, लेकिन अब तो यूएस पीछे चला गया है ना, क्योंकि ईरान यहाँ पे एक तरह से डिक्टेट कर रहा है। सो लेट्स सी। लेकिन हाँ, ये एक पॉजिटिव ही है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो आप देख ही रहे हैं, डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव है कि चलिए डोनाल्ड ट्रंप होपफुली इसके बाद कुछ और ऐसा ना कर दे जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ जाए ना। टैरिफ का प्रॉब्लम आया, फिर वॉर का प्रॉब्लम आया, अब काफ़ी हद तक उनका जो पोजीशन है यूएस में ना वीक हो गया है, अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल नीचे गिर गया है, इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद इन्फ्लेशन अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट नंबर आया है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यूएस का इन्फ्लेशन में बात कर रहा हूँ। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम पीसीई कंज्यूमर इन्फ्लेशन बोलते हैं, और फेड इसी को देखता है, इसी के आधार पे वो इंटरेस्ट रेट पे कॉल लेता है। 3.8% हो गया है, उनको 2% चाहिए, 2% चाहिए, है कितना 3.8%, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। अप्रैल का फिगर ही आया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे कट होगा ना, डबल चला गया। 2% के आसपास होता तब तो कट करते, या फिर एटलीस्ट 2.5% के आसपास रहता और लगता कि नहीं यहाँ से नीचे जा रहा है। नीचे तो जाएगा नहीं, ये जो ईरान का वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल का कोई भरोसा नहीं है ना। अभी ठीक है नीचे गया, फिर से ऊपर चला गया, तो वहाँ पे एनर्जी का कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है। यूएस में तो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा है, हमारे यहाँ तो प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन बाहर देखें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएस में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा है, तो उसका इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस छोड़ दीजिए, अब तो इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। तो यूएस में प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, आपको जनता इससे अफेक्टेड है ना, तो इलेक्शन में कैसे वोट देगा जनता। तो डोनाल्ड ट्रंप का पावर होपफुली काफ़ी हद तक ऑलरेडी कम हो रहा है, आने वाले महीनों में और ज़्यादा कम होगा। तो वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से अच्छा है कि भाई इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम वर्ल्ड के लिए क्रिएट ना करें। गोल्ड सिल्वर, देखिए गोल्ड और सिल्वर मैंने क्या हमेशा मेंटेन किया है कि गोल्ड तो चलिए ठीक है भाई, सेंट्रल बैंक बाइंग चल रहा है, यूएस धीरे धीरे वीक हो रहा है, उसका करेंसी में भी प्रॉब्लम आएगा, तो लोग यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट हेज कर रहे हैं। मतलब लोग नहीं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक है वो खुद को हेज कर रहे हैं कि भाई यूएस डॉलर पे थोड़ा डिपेंडेंस घटाया जाए, यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस पर डिपेंडेंस घटाया जाए, उसकी जगह पे गोल्ड रखेंगे। यूएस में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो भाई गोल्ड तो रहेगा मेरे पास, गोल्ड का मुझे वैल्यू मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। इसके कारण गोल्ड मैंने पहले ही मेंटेन किया है कि अभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी तो दिखता है कि गोल्ड का पोजीशन ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा उसके बाद वापस नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहे गोल्ड में। सिल्वर मैंने बार बार बताया कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ चुका है और यहाँ पे रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। देखिए सिल्वर का 50% या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है ना, कई बार मैंने कवर किया है ना, बहुत जगह यूज़ होता है इसका, लाइक कंप्यूटर्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, सोलर पैनल्स है, कार्स है, बहुत जगह। लेकिन दिमाग ये लगाना है, सोचना ये है ना कि जैसे जैसे किसी भी मेटल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, ऑल्टरनेटिव खोजा जाता है कि भाई सिल्वर इतना महंगा हो गया है, अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको अगर हम पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर तक तो ऑफ कोर्स हमारा जो मार्जिन है हिट होने लगेगा, और अगर पास ऑन करेंगे तो कस्टमर शायद कम खरीदे, ठीक है, वॉल्यूम गिर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, सिल्वर के साथ भी ये प्रॉब्लम होगा, इनफैक्ट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखें कि सिल्वर गोल्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे सेंट्रल बैंक्स सिल्वर भी खरीद रहे हैं, कुछ एक दो इक्का दुक्का सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि सिल्वर भी खरीद रहे हैं, लेकिन गोल्ड जैसा नहीं है ये, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो सिल्वर में रिस्क बहुत ज़्यादा है, खासकर तब जबकि इतना ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए गोल्ड थोड़ा बहुत बिल्कुल अगर कोई चाहे तो रख सकता है, लेकिन सिल्वर अभी ध्यान में रखें कि रिस्क बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक और रिस्क क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन मैंने ऑलरेडी अभी कवर किया ना। तो यूएस में अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ता रहता है तो हो सकता है सेकेंड हाफ, इसी साल के सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए, ठीक है। और अगर इस साल नहीं बढ़ा तो फिर अगले साल फर्स्ट हाफ में बढ़ाने का नौबत आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ा तो ऑफकोर्स फिर गोल्ड सिल्वर दोनों पे प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें।
तो गोल्ड लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन, यस थोड़ा बहुत एक्सपोजर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा सोच कर कि गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा तुरंत बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, ये सब सही नहीं होगा। लेकिन सिल्वर तो भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बहुत 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 ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तभी सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो इसको ऐसे देखें। सो नाउ जो प्रश्न मैंने शुरू में बोला था उसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए डेटा, इस तरह का जो भी डेटा दिया जाता है, जब भी आप लोग कमेंट में लिखें, सब्सक्राइबर हैं बिल्कुल आप लोग लिखें, लेकिन सोर्स लिखें कि इस तरह का डेटा आया कहाँ से, रिलायबिलिटी क्या है। अगर आप सोर्स लिखेंगे तो मैं खुद भी तो पढ़ लूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि नहीं भाई ये सही डेटा है, तो फिर उसके बाद मैं आंसर दूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह से मैं उसे जवाब दे। ऐसे तो डेटा देख के लग रहा है कि नहीं भाई तो ऐसे ही किसी ने बोल दिया है, पता चला न्यूज़ चैनल में किसी ने कुछ बोल दिया, उसको कोट कर दिया गया, तो सही है गलत है सोर्स देंगे ना, ताकि मैं पढ़ के तब तो मैं उसको आंसर करूँ। अभी तो मुझे लग रहा है भाई ऐसा ही कुछ भी है ये तो आंसर कैसे सही से दूंगा। बट एनी हाउ आपने लिखा है तो देखिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता कहाँ है। सबसे पहली बात, इंडिया में तो रियल इस्टेट है, गोल्ड है, बैंक डिपॉजिट्स है, कैश सेविंग्स बैंक अकाउंट, यहीं पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है ना। सिर्फ ऐसा बोल देना कि जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वही लोग यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करें, पूरा जनता इंडिया का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वही लोग, ये तो हमारा अभी का नहीं है ना, सेंचुरीज़ का है ये, ठीक है। रियल इस्टेट गोल्ड तो सेंचुरीज से चल रहा है ना, डिपॉजिट्स भी कई डिकेड से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया है, या फिर ऐसा नहीं कि बाकी लोग तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यही लोग इन्वेस्ट करें। सभी लोग यहीं ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्या है कि भाई इंडिया में अगर इक्विटी का एक्सपोजर देखें पॉपुलेशन का, तो कितना लोग 4-5%, अगर उसमें म्यूचुअल फंड और भी दूसरे ऑप्शन सभी कुछ मिला भी दे तो कितना 6-7-8%, उससे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है इंडिया में, बहुत कम। यूएस में देखेंगे तो अबाउट 60% के आसपास, पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 60% इन्वेस्ट करता है। यूके में अबाउट 30% के आसपास, जापान में अबाउट 25% के आसपास। तो इंडिया में प्रॉब्लम है। ऐसा बोल देना कि सिर्फ ये लोग नहीं करते हैं बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग ही ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जहाँ की ट्रेडिंग पे पाबंदी भी होता है कहीं कहीं, तो वो भी एक इशू है। और यहाँ पे एक और लॉजिकल चीज़ क्या है ना, देखिए एनपीएस है, ईपीएफ है, ठीक है, वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी काफ़ी, उनमें से काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है यहाँ पे। अगर उनको लग रहा है कि इक्विटी बेकार है, फ्रॉड है, तो एनपीएस और ईपीएफ पे तो उन्हीं का कॉल है ना। वो लोग कहेंगे नहीं भाई इक्विटी में तो नहीं डालेंगे, हमारा भी पैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान ये रखिए ना कि जब भी रिटर्न्स मार्केट के हालात थोड़ा कम होता है ना, तो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आने लगता है, ठीक है ना। देखिए रिटर्न जापान में कई सालों तक रिटर्न नहीं आया, चाइना में कई सालों तक रिटर्न नहीं आया, इवन यूएस में हो चुका है कि कई सालों तक रिटर्न गायब। अभी की बात नहीं बोलो, पहले की बात बोलो, लेकिन हुआ है। इंडिया भी उसी फेज से गुजर रहा है, 1-2 साल का रिटर्न नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े इकोनॉमीज़ में जाके चेक करेंगे ना, सालों तक रिटर्न नहीं आया है, लेकिन हाँ फिर वापस आता है, फिर रिटर्न आता है। और यहाँ पे देखिए एक और बहुत बड़ी चीज़ है ना, आप हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पे कोई भी हमें फोर्स नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि इक्विटी मार्केट बेकार है, फ्रॉड है, सही बात है, मत इन्वेस्ट करें। मैंने हमेशा इस बात को मेंटेन किया। कोई हमारे सर पे गन रख के नहीं बोला कि इन्वेस्ट करो नहीं तो शूट कर दूंगा या फिर जेल में डाल दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोल दिया, हो सकता है कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको पर्सनली उसने बोल दिया इन्वेस्ट करो, अच्छा चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है नहीं फ्रॉड, मत कीजिए ना। कोई फोर्स नहीं कर रहा। इसको इस तरह से देखें, अपना सूटेबिलिटी देखें कि भाई आपके लिए क्या सूटेबल है, कौन क्या बोल रहा है। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना। अब कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा और मैं ऐसे ही सुनकर उसके आधार पर डिसाइड नहीं करूँगा। तो मैं डेली आप बताता हूँ कि भाई यूट्यूब पे कोई कुछ बोल दिया, न्यूज़ चैनल में कोई कुछ बोल दिया, टेलीग्राम पे कुछ बोल दिया, उसको सुनकर मैं अब डिसाइड नहीं करूँगा ना। मेरा हार्ड अर्न मनी है, मैं खुद स्टडी करूँगा, मुझे जो सही लगेगा वही करूँगा। और अगर उसके दौरान कुछ गलती होता है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि भाई मैंने अपने तरफ से तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया लेकिन गलत हो गया। मैं किसी दूसरे को जाकर उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा कि भाई उसने गलती कर दिया, उसने कैसे गलती किया। भाई मेरा पैसा है, मैं खुद डिसाइड करूँगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब समझें। देखिए गोल्ड सिल्वर का रिटर्न ना 2 साल से इधर बहुत आया, तो ना गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा है, इक्विटी ख़राब है क्योंकि इक्विटी का ऑलमोस्ट 2 साल से रिटर्न नहीं आया है। तो ये सब रिसेंसी बायस है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का रिटर्न आ चुका, आपको समय वो आराम करेगा। अब इक्विटी का जब रिटर्न आने लगेगा ज़्यादा तो आपको इक्विटी अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब देखें, ठीक है। अब जैसे बाहर भी देखें तो सिर्फ एआई और सेमीकंडक्टर है, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये सही बात अभी चल रहा है, हो सकता है थोड़ा और समय चले, लेकिन वहाँ भी गिरावट आएगा। ये सिक्लिकल है सभी कुछ, वो भी 30-40-50% गिरेगा। एग्जैक्टली कब गिरेगा नोबडी नोज़, ठीक
ठीक है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन बिल्कुल वो भी गिरेगा। इतना ज़्यादा रिटर्न्स लंबे समय तक आना पॉसिबल नहीं। किसी ने कमेंट में लिखा कि नहीं ये तो डिकेड्स तक चलेगा। देखिए डिकेड्स तक ये हमेशा होता है। गोल्ड सिल्वर का जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा था तो यही लॉजिक था, डिकेड्स चलेगा। इंडिया में जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था तो नहीं, इंडिया मार्केट तो कुछ अलग है भाई, यहाँ तो कभी गिर ही नहीं सकता, हमेशा आएगा। स्मॉल कैप मिड कैप का बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा था, नहीं भाई ये तो हमेशा आता रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज सिक्लिकल, हमेशा ध्यान में रखिए। और जो जितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना, उतना ज़्यादा उसका रिस्क भी बढ़ता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा गिरा रहेगा। जैसे बाहर का मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगा, गिरेगा अच्छा खासा 30, 40, 50% शायद गिर जाए, लेकिन उसका फिर से जो अच्छी कंपनीज़ हैं वापस आएंगी, फिर से रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, गिरावट तो बिल्कुल आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखना है कि कब आएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। एक एग्जांपल कुछ बता देता हूँ। देखिए मैंने जब मैं MBA कर रहा था ना, तो MBA में ट्रेनिंग होता है 2 मंथ्स का बीच में। तो मेरा इक्विटी में इंटरेस्ट था, तो मैंने एक ब्रोकरेज फर्म सेलेक्ट किया था कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा। मुंबई का वेल नोन ब्रोकरेज फर्म था, काफ़ी अच्छा उस समय जब मैं कर रहा था। तो वहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल था वहाँ का, ठीक है। तो उससे मैंने पूछा कि आप तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, आप तो लोगों को गाइड कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट का। तो बोले नहीं ये सब बेकार है, इक्विटी मार्केट मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं लोगों को बताता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ करना, मैं नहीं करता हूँ, सब बेकार है, ठीक है। तो अब देखिए मैं तो एक नया बंदा था ना वहाँ पर, तो अब मैं बोलूँगा अरे यार ये तो दूसरों को बता रहा है, खुद ही नहीं कर रहा, बोल रहा बेकार है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दिमाग कम होता सो कॉल्ड, तो मैं बोलता अरे मैं भी नहीं करूँगा, बेकार है भाई, खुद ही बोला। अरे उसके बोलने से नहीं होगा ना, मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ मैं जाकर रिटर्न चेक करूँगा। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न आता है, दिख रहा है रिटर्न्स ना। इक्विटी का रिटर्न आता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स बनता है, और उसका लॉजिक है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, उसका ROE बढ़ रहा है, सबका लॉजिक है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही बात है, यहाँ लॉजिक नहीं है, 100% लाख है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ लॉजिक है, ये सब ध्यान रखें। दूसरा क्या बोल रहा है उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, खुद से स्टडी करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो तो अलग बात है, नहीं करें। है ना, बहुत सारे FD है, RD है, बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। तो जो भी करें, मेरा सिर्फ ये बोलना है कि जो भी करें खुद का दिमाग जरूर लगाएं। दूसरा क्या बोल रहा है सुने, ठीक है। अगर वो कोई सेंसिबल बंदा है तो सुनना चाहिए, उसके लिए मना। लेकिन कुछ बोल रहा है तो आप खुद का भी स्टडी करें और उसके आधार पे कॉल लें कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसा आपका है, बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा भी तो आपका डूबेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो मैं ट्राई करूंगा कल शाम में लाइव आने का ना, 8 PM to 9 PM, रात में 1 घंटा वहाँ कुछ मार्केट अपडेट करूंगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज है उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।